नरसिंह गांव जो जंगलों के बीच बसा था और गांव के चारों ओर फैले जंगलों में अक्सर अजीब और डरावनी घटनाएं घटती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ किसी नरभक्षी का निवास है और जो रात के अंधेरे में इंसानों को अपना शिकार बनाता है। इसी गांव का एक लड़का जिसका नाम रमेश था, जो गांव से काफ़ी साल पहले पढ़ने के लिए शहर गया था और फिर उसकी नौकरी वहीं शहर में लग जाती है। काफ़ी वक्त से रमेश गांव नहीं आया था, लेकिन अब उसने फैसला किया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह अपने माता पिता से मिलने जाएगा और फिर वह अगले दिन ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल जाता है। और फिर रात के करीब 11 बजे जब ट्रेन रमेश के गांव वाले स्टेशन पर पहुंच जाती है और स्टेशन से रमेश का घर करीब 8 किलोमीटर दूर था, तभी रमेश की माँ का फ़ोन आता है। रमेश बताता है कि माँ, मैं स्टेशन पर उतर गया हूँ, बस अब ऑटो पकड़कर घर आ रहा हूँ। तभी अचानक उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम वहीं कहीं आराम करो, सुबह होने पर ही घर आना। उसकी माँ ये सब इसलिए कहती है क्योंकि उनके गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता है और गांव के सभी लोग जानते थे कि उस जंगल में नरभक्षी का वास है। तभी रमेश अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आप भी बाकी सब की तरह फालतू बातों पर विश्वास करती हो? लेकिन उसकी माँ उसे कहती है, जितना कहा है उतना सुनो रमेश। रमेश कहता है, ठीक है, सुबह आऊँगा। लेकिन रमेश के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि शहर में पढ़ने लिखने के बाद रमेश की सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। वह इन सब बातों को महज अफवाह समझ रहा था और फिर रमेश फैसला करता है कि वह रात को अपने घर जाएगा ताकि सभी गांव वालों को यकीन दिला सके कि जंगल में नरभक्षी जैसा कुछ नहीं, वह केवल अफवाह है। रमेश फिर ऑटो वाले को रोकता है और उसे अपने गांव का पता बताते हुए वहां चलने के लिए कहता है, लेकिन वह ऑटो वाला रमेश को मना कर देता है क्योंकि उसे भी उस नरभक्षी का डर था। रमेश फिर 2-3 ऑटो वालों से पूछता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। पर आखिर में उसे एक ऑटो वाला कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें जंगल शुरू होने से पहले ही उतार दूंगा। रमेश कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, चलो। क्योंकि उस जंगल से रमेश का गांव महज 1 किलोमीटर ही दूर था और कुछ देर बाद जैसे ही ऑटो जंगल के करीब पहुंचता है, तभी वह रमेश को नीचे उतार देता है और रमेश वहां से अपने गांव के लिए पैदल निकल जाता है। अब रात के करीब 12 बज चुके थे और आज अमावस का दिन था। जंगल में चारों तरफ सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और रमेश जंगल के बीचों बीच अकेले अपने गांव की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के और अंदर दाखिल हुआ, माहौल बदलने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और डरावनी हवा थी जो उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। जंगल के भीतर कुछ दूर चलते ही उसे किसी के पैरों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह तभी रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ और तेज होती जा रही थी, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अब उसको डर लगने लगा था। तभी फिर अचानक से पेड़ों के बीच से उसे एक बहुत बड़ा इंसानी रूप में राक्षस दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल जलती हुई, बड़े बड़े नुकीले दांत और लंबे हाथों में बड़े बड़े नाखून। यह वही नरभक्षी था जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थी। राक्षस रमेश को घूरते हुए एक भयानक आवाज में घुर्राया। उसकी आवाज सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने जैसे ही भागने की कोशिश की, रमेश को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। रमेश ने अपने होश संभाले और एक बार फिर से भागने की कोशिश की। रमेश किसी तरह एक पुराने पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी और उसके दिल की धड़कन भी बेहद तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। रमेश अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई
तो यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलकर गांव की ओर दौड़ना शुरू किया। उसे अपनी जान बचाने का कोई और तरीका नहीं सूझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, नरबख्शी ने उसकी आहट सुन ली। वह पूरी गति से रमेश की ओर बढ़ा। उसकी लंबी टांगे और खतरनाक पंजे उसे पल भर में पकड़ सकते थे। रमेश अब अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन नरबख्शी की रफ्तार उससे कहीं ज़्यादा थी। उसने महसूस किया कि नरबख्शी उसके बेहद करीब आ चुका है। तभी रमेश ने एक गहरी खाई देखी। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने खाई में छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन नरबख्शी ने उसके पैर को अपने पंजों से पकड़ लिया। रमेश ने खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। नरबख्शी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर झपट पड़ा। अब वह रमेश के खून और मांस को नुकीले दांतों से खा रहा था। जैसे ही सुबह हुई तो उसकी मां ने रमेश को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आया। अब गांव वाले जब जंगल की ओर गए तो उन्हें रमेश के खून से सने मांस के टुकड़े मिले। उसकी लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। नरबख्शी का खौफ अब गांव में और भी बढ़ चुका था। रमेश की मृत्यु के बाद गांव में मानो मातम पसर गया था। गांव में अजीब सी उदासी और डर का माहौल बन गया। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यह नरबख्शी असल में सदियों पहले एक तांत्रिक था, जिसने अमर होने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू किया था। उसकी आत्मा शापित हो गई और वह एक नरबख्शी दानव में बदल गया। और फिर गांव के कुछ लोगों ने तो गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जो रह गए वह हर रात भय और दहशत में जी रहे थे। अब कुछ महीनों बाद गांव में खुशी का अवसर आया, जब इसी गांव में रहने वाले रोहन की शादी तय हो गई। काफी वक्त बाद गांव में खुशी का माहौल था। शादी की बात सुनकर रोहन के मामा का लड़का, जिसका नाम संतोष था, वह रोहन को बधाई देने के लिए फोन करता है। तभी रोहन कहता है, मेरी शादी में फोटोग्राफी तुझे ही करनी है, क्योंकि संतोष एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। संतोष कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बाकी साथियों को भी लेके आऊँगा। कुछ दिनों बाद आखिर शादी का दिन आ ही जाता है और संतोष अपने दो दोस्तों को लेकर रोहन के गांव पहुंचता है। वह तीनों पूरी शादी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं और सभी ने रोहन की शादी में बहुत आनंद लिया। अब शादी के अगले दिन संतोष के दोस्त उससे कहते हैं, चल यार गांव घुमा के ला, फिर पता नहीं कब गांव आने का मौका मिले, थोड़ी नेचर की फोटो ले लेंगे, क्योंकि ये सब अब शहर में तो नसीब नहीं होता। और वह तीनों घूमने के लिए निकलने लगते हैं। तभी रोहन संतोष से कहता है कि शाम होने से पहले लौट आना और जंगल से दूर ही रहना। संतोष कहता है ठीक है। वह इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त राहुल और विशाल उससे पूछते हैं, रोहन ने जंगल से दूर रहने के लिए क्यों कहा। संतोष इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल और विशाल संतोष से जिद करने लगते हैं। फिर संतोष बताता है कि गांव वालों का मानना है कि उस जंगल में एक नरबख्शी का वास है। उसने ना जाने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया। तभी राहुल और विशाल कहते हैं, क्या यार, इतने पढ़े लिखे होके भी तुम भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो। और फिर वह दोनों संतोष का डरपोक कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर संतोष कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं डरता किसी से। तो फिर राहुल और विशाल नरबख्शी को अफवाह मानते हुए कहते हैं कि चलो आज जंगल में जाके उस नरबख्शी का ही फोटो शूट करते हैं, हम भी तो देखें आखिर वो कितना सुंदर दिखता है। इस बात पर वह तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वह सभी जंगल की ओर जाने लगते हैं। अब उन्हें जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। वह अब घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी अचानक एक बहुत तेज और अजीब सी आवाज़ आती है। वह सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है शायद कोई जानवर होगा,
लेकिन जैसे जैसे वो गांव की तरफ जाने लगते हैं तभी वह आवाज बहुत तेज होने लगती है। अब वह तीनों घबराने लगे। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे कोई है, और जैसे ही तीनों ने पीछे पलटकर देखा तो वह देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां वही नरबख्शी खड़ा था जिसके लंबे नुकीले दांत और बड़े बड़े नाखून, जिसकी हाइट तकरीबन 8 फीट थी। अब यह सब देखकर वह तीनों बेहद घबरा गए, क्योंकि उन्हें अब तक यह सब मजाक लग रहा था। तभी संतोष कहता है भागो यहाँ से, और वह तीनों वहां से भागने लगते हैं और नरबख्शी उनके पीछे दौड़ रहा था। वह जितना तेज भागते नरबख्शी उनके उतना ही करीब आ जाता। अब उन तीनों को अपनी मौत बेहद करीब नजर आने लगी। तभी अचानक राहुल का पैर एक टहनी में टकराता है और राहुल वहीं गिर जाता है। संतोष और विशाल जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें राहुल जमीन पर पड़ा दिखता है। वह सोचते हैं कि हमें राहुल की मदद करनी चाहिए, और वह दोनों उसकी मदद के लिए वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह नरबख्शी आकर राहुल को अपने पंजों में दबा लेता है और हवा में उठा के अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा देता है। राहुल के शरीर के हर एक अंग वह निकाल कर फेंक देता है। अब चारों तरफ सिर्फ खून की बौछार थी। यह सब देखकर राहुल और विशाल बेहद परेशान हो गए थे, लेकिन अब वह दोनों अपनी जान बचाते हुए फिर से भागने लगते हैं, और वह नरबख्शी अभी भी उन दोनों के पीछे पड़ा था। भागते भागते विशाल बेहद थक चुका था। अब उसकी गति बहुत धीमे हो गई थी। तभी अचानक राहुल को किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और वह आवाज़ विशाल की थी, क्योंकि विशाल पूरी तरह से थक चुका था। अब वह नरबख्शी के हाथों में था। वह नरबख्शी विशाल के मांस को खा रहा था। राहुल यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि अब उसके दोनों दोस्तों की जान जा चुकी थी और वह अकेला ही बचा था। राहुल भागते भागते गांव के बेहद करीब आ जाता है। तभी वह जोर से चिल्लाता है। तभी सारे गांव वाले जंगल की तरफ भागते हैं, और जैसे ही जंगल में सारे गांव वाले पहुंचते हैं तो वह देखते हैं राहुल भागते हुए जंगल की तरफ आ रहा है, और उसके पीछे वह नरबख्शी भी भाग रहा है। लेकिन तभी गांव के लोग नरबख्शी को अपनी मसाल दिखाते हैं, और नरबख्शी इतनी भीड़ को देखकर वापस जंगल में भाग जाता है। संतोष बच चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, और वह गांव वालों को बताता है कि उसके दोनों दोस्तों को नरबख्शी ने उसकी आंखों के सामने मार दिया। संतोष अब जिंदगी भर इस गम में जिएगा कि उसके दोनों दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, और गांव में आज भी नरबख्शी का खौफ बना हुआ है। लोग आज भी जंगल की तरफ जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना।